गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि फसल चक्र क्या होता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग पूछे भी थे कि सर फसल चक्र के बारे में हम लोगों को बताइए, इसीलिए क्या किए हैं कि आज हम लोग फसल चक्र समझते हैं कि फसल चक्र क्या होता है, क्यों फसल चक्र की आवश्यकता है ना। फसल चक्र के क्या कौन कौन से सिद्धांत है, किस फसल चक्र में किस किस सिद्धांत को अपनाते हैं, और दूसरा चीज क्या क्या इसके लाभ हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फसल चक्र होता क्या है ना। तो किसी निश्चित क्षेत्र में और निश्चित अवधि में बारी बारी से अलग अलग फसलों को लगाना ही फसल चक्र कहलाता है ना। जैसे मान लो कि आपके पास कोई खेत है ना, और उसमें क्या करना है कि इस साल गेहूं की फसल लगाना है, अगले साल मक्के की फसल लगाना है, फिर चने की फसल लगाना है। मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र में और निश्चित अवधि में, है ना, क्या करना है, बारी बारी से अलग अलग फसलों को लगाने को ही फसल चक्र कहते हैं। ये तो हो गया कि फसल चक्र क्या होता है, ठीक है। अब क्यों फसल चक्र हम लोगों को क्यों फसल चक्र अपनाना पड़ता है, ये विधि क्यों अपनाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि मान लो कि यदि किसी खेत में, है ना, यदि किसी खेत में हम लोग बार बार एक ही फसल लगा रहे हैं, है ना, तो किसी फसल की कोई कोई ऐसा होता है जो किसी खास पोषक तत्व को लेता है। यदि एक ही खेत में एक ही फसल बार बार लगातार, मतलब हर एक पर ईयर हम लोग एक ही फसल लगाएं, तो क्या होगा, वो फसल जिस पोषक तत्व को ज़्यादा लाइक करता है, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो क्या करेगा, वो उस खेत से बार बार उसी पोषक तत्व को अवशोषित करेगा। तो क्या होगा, उस खेत से, उस क्षेत्र से उस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, है ना। एक तो पहला कारण ये हुआ कि एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है बार बार एक ही फसल लगाने से। दूसरा क्या होता है कि यदि हम लोग किसी क्षेत्र में, किसी खेत में एक ही फसल लगाते हैं, तो ऐसा होता है कि बहुत से कीट होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो यदि हम लोग किसी खेत में एक ही फसल लगाएं, तो क्या होगा, उस फसल में लगने वाला कीट जो होता है ना, वो उसको फायदा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बारी बारी से उसको मिल जाएगा, है ना। फिर मतलब जैसे एक फसल लगाते हैं तो वो कीट क्या होगा, अपनी वृद्धि करेगा, उस फसल को खाएगा। फिर अगले साल क्या हुआ, वही फसल लगेगा, तो फिर उसमें वो क्या होगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो इससे क्या होता है, कीटों की संख्या, रोग कारक जीवाणुओं की संख्या, रोग कारक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ते जाती है ना। क्यों? क्योंकि उसके फेवरेबल फसल मिल रहा है, वो उसी फसल पर क्या करता है, ज्यादा, उस फसल को ज्यादा पसंद करता है, उसमें उसको रोग उत्पन्न करना ज्यादा आसान है। तो क्या होता है, यदि एक ही फसल को हम लोग बार बार लगाएंगे तो क्या होगा, कीटों की संख्या, रोग कारक सूक्ष्म जीवों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो दूसरा क्या हुआ, पहला तो ये हुआ, दूसरा हुआ कीटों की बढ़ोतरी। मतलब ये कब होगा, ये दोनों कंडीशन कब होगा, जब एक ही खेत में बार बार हम लोग एक ही फसल को लगाएंगे तब। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो एक ही पोषक तत्व से बचने के लिए और कीटों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए क्या करेंगे कि उस खेत में बारी बारी से निश्चित अवधि पर अलग अलग फसल लगाएंगे, है ना। और इसी विधि को हम लोग कहते हैं फसल चक्र, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब हम लोग किसी खेत में फसल चक्र को लगाते हैं तो कुछ उसके सिद्धांत होते हैं, कैसे, कौन कौन फसल कैसे लगाएं, क्या क्या हम लोग ध्यान में रखें।
जब फसल चक्र की विधि अपनाई जाती हैं तो हमें अपने ध्यान में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या क्या सिद्धांत अपनाने चाहिए, है ना। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, गहरे और सतही जड़ वाले पौधों को बारी बारी से लगाएं। फर्स्ट सिद्धांत क्या हुआ कि मान लो कि एक बार ऐसा फसल लगाते हैं जिसकी जड़ें जमीन में मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। तो ज़्यादा गहराई तक जाएंगी तो क्या होगा, वो निचले सतह से पोषकों का एब्जॉर्प्शन अवशोषण करेंगे। फिर उसके बाद कौन सा हम लोग फसल लगाएं, सतही जड़ वाले, मतलब ऐसा फसल जिसका जड़ ज़्यादा नीचे नहीं जाए। तो वो क्या करेगा कि ऊपरी सतह से पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेगा। तो इससे क्या होगा, एक बार लगा तो नीचे वाले सतह से पोषक तत्वों का अवशोषण हुआ, दूसरी लगा तो उसने ऊपर वाले सतह से पोषक तत्वों का अवशोषण कर लिया। तो इससे क्या होता है, मिट्टी के हर एक सतह से पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। तो पहला चीज ये हुआ। दूसरा क्या ध्यान में रखेंगे, अधिक पोषक अवशोषित करने वाले पौधों के बाद कम पोषक तत्व अवशोषित करने वाले पौधों को लगाना चाहिए। कुछ फसल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से, है ना। तो बार बार यदि हम लोग उसी फसल को लगाए खेत में तो क्या होगा, तुरंत ही जल्दी ही उस खेत से पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए कि यदि एक फसल ऐसा लगाते हैं जो ज़्यादा पोषक तत्व, उसको ज़्यादा पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है, तो अगले साल ऐसे फसल लगाएं जो कम मात्रा में पोषक तत्वों को खेतों से लेता हो, है ना। कम लेगा और पुनः क्या होगा, पोषक तत्वों की खेतों में सप्लाई हो जाएगी, आ जाएगी, उसे समय मिल जाएगा, है ना। तो ये दूसरी चीज, ये हमें ध्यान में रखनी। तीसरी चीज क्या है, घरेलू प्रयोग की सभी फसलें लगानी चाहिए, है ना। किसान लोग क्या करते हैं, ऐसे किसान भी होते हैं जो अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि हम जो फसल लगाएं, तो जैसे मान लो कि हमेशा अनाज का ही फसल, हमेशा बार बार गेहूं धान ऐसे करते रहें तो हमें अपने घरों में क्या होगी, दाल की कमी हो जाएगी, तिलहन की कमी हो जाएगी। तो हमें बारी बारी से क्या करना चाहिए, एक साल अनाज लगाएं, फिर अगले साल दाल लगाएं, फिर अगले साल तिलहन का पौधे लगाएं, फसल लगाएं। तो इससे क्या होगा, फसल का रोटेशन भी हो जाएगा, ठीक है ना, और हमारे घर की सभी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाएंगी। अनाज मिल जाएगा, जैसे अनाज के लिए गेहूं लगा दिए, फिर अगले साल दाल के लिए चना लगा दिए, अरहर लगा दिए, फिर अगले साल तिलहन के लिए सोयाबीन, मूंगफली लगा दिए, सरसों लगा दिए। तो इससे क्या होगा, हमारे घर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाएगी और फसल चक्र भी अपना ले जाएगी, है ना। अगला क्या है, अधिक खाद के बाद कम खाद चाहने वाले फसल को लगाना चाहिए। कोई फसल ऐसा होता है जिसको अधिक मात्रा में खाद देना पड़ता है ना। तो खाद देने से क्या होता है, खाद देने से मिट्टी की भौतिक अवस्था पर असर पड़ता है ना। तो बार बार हमें ऐसे फसल का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना कि उसको ज़्यादा खाद देना पड़े, बार बार ज़्यादा खाद देना पड़े। तो एक बार हम लोग ऐसे फसल को लगाएं जिसको ज़्यादा खाद देना पड़े, फिर दूसरी बार ऐसे फसल को लगाएं जिसको कम खाद देना पड़े। ओके, नेक्स्ट, अधिक पानी के बाद कम पानी वाली फसल। कोई फसल ऐसा होता है जिसको अधिक मात्रा में पानी चाहिए और कोई फसल ऐसा होता है जिसको कम मात्रा में पानी चाहिए। मान लो कि हम लोग किसी खेत में हमेशा पानी वाले फसल को ही लगाते हैं, तो क्या होगा, उस खेत में लगातार पानी भरा रहेगा। लगातार पानी भरा रहने से क्या होगा, सोचो, लगातार पानी भरा रहने से होगा क्या कि उस मिट्टी में
हवा का या ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं हो पाएगा, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, एक कमी ये हो जाएगी। दूसरी कमी क्या होगी, उस मिट्टी से सूक्ष्म जीव धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। मान लो केंचुआ है, केंचुआ क्या होते हैं, किसानों के मित्र होते हैं, फसल को मदद करते हैं, है ना। तो यदि किसी खेत में लगातार पानी बना रहे तो क्या होगा, उसमें केंचुआ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो दूसरा घाटा क्या हुआ कि उस खेत से सूक्ष्म जीव गायब हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए, एक फसल पहले साल में यदि एक फसल ऐसा लगाते हैं जिसको पानी की आवश्यकता है, तो दूसरे अगले साल में ऐसा फसल लगाएं जिसको कम पानी की आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अलग अलग कुल की फसल, है ना, अलग अलग समूह की फसलें लगानी चाहिए। कभी क्या लगा दें, गेहूं लगा दें, तो कभी चना लगा दें, अनाज लगा दें, दाल लगा दें, तिलहन की पौधे लगा दें, है ना। तो ये जो कुल है, फैमिली है पौधों की, फसलों की, वो चेंज कर देनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट, फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाले फसल लगाने चाहिए। फलीदार कुछ फसलें ऐसे होती हैं जिनमें फल लगते हैं, जैसे दलहनी पौधे वगैरह। तो क्या आपको मालूम होगा कि दलहनी पौधे, जितने भी दलहनी पौधे होते हैं ना, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं मिट्टी में। तो यदि हम लोग फली वाले पौधे लगाते हैं तो क्या करेंगे, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देंगे, है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बिना फली वाले पौधे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से उसमें, उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा मौजूद है। फिर जब दूसरी बार बिना फली वाले पौधे लगाए तो उसने क्या किया, उस नाइट्रोजन का यूज कर लिया। तो अगले साल पुनः फलीदार पौधे लगा देंगे, फिर से नाइट्रोजन की सप्लाई हो जाए। तो ये ऐसा करना चाहिए जिससे खेतों में नाइट्रोजन बना रहे। अगला है, निकटवर्ती कृषि उद्योग को ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम लोग फसल चक्र अपना रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे नज़दीक में कौन सा ऐसा उद्योग, कृषि आधारित उद्योग हो जिससे कि हमको फायदा हो, है ना। मान लो कि हमारे बगल में नज़दीक में एक शुगर मिल है ना, और एक सूती वस्त्र उद्योग है ना, शुगर मिल है। तो शुगर मिल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, गन्ना लगा देंगे, हमको फायदा होगा। ठीक है, कपास उद्योग है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कपास लगा देंगे, है ना। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे आसपास में कौन से उद्योग धंधे हैं जिससे हमारे फसलों का उपयोग हो सके। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत अपना करके हम लोग फसल चक्र की विधि अपनाते हैं। मतलब फसल चक्र जब अपनाते हैं तो इन सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। अब दूसरी चीज ये है कि हम लोग फसल चक्र अपनाते हैं तो इसके कुछ लाभ भी तो होने चाहिए। यदि लाभ नहीं हो तो फायदा क्या अपनाने से। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या इसके लाभ हैं, है ना। सबसे पहला लाभ तो ये है कि मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। यदि हम लोग फसल चक्र अपनाते हैं, एक फसल के बाद दूसरा फसल, इन विधियों से, तो क्या होगा कि मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो हमेशा बनी रहेगी, उस फर्टिलिटी में भी वृद्धि होगी, है ना। दूसरा क्या है, मृदा की उत्पादकता में वृद्धि। यदि मिट्टी में, मृदा में फर्टिलिटी बढ़ेगी तो उसमें जो फसल लगेगा उससे अधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होगा, है ना। तो उस मृदा की उत्पादकता भी बढ़ गई। दूसरा क्या है, खरपतवार पर नियंत्रण। खरपतवार, फसल चक्र अपनाने से क्या होता है ना, खरपतवार में पर नियंत्रण। कैसे नियंत्रण, मान लो कि गेहूं, यदि हम लोग गेहूं लगाते हैं तो गेहूं में एक खरपतवार उग आता है जिसको हम लोग कहते हैं गेहूंसा। तो यदि हम लोग उस खेत में बार बार गेहूं लगाएंगे तो क्या होगा, सोचो।
यदि बार बार गेहूं लगाएंगे तो वो खरपतवार पहले से मौजूद है, फिर से उसको गेहूं मिल गया, फिर से उगेगा, उसकी संख्या क्या होगी, बार बार बढ़ती जाएगी, है ना। मान लो अब गेहूं के बाद हम लोग बरसेम लगा दिए, दूसरा फसल लगा दिए, जो बरसेम में वो खरपतवार उसको लायक नहीं है, तो वो खरपतवार उसमें नहीं उग पाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। मान लो गेहूं का जो गेहूंसा खरपतवार है वो गेहूं के फसल में उगेगा, यदि हम लोग चेंज कर दिए तो फिर वो अगले साल नहीं उगेगा। तो क्या होगा, फसल चक्र से खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला है सभी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होती है फसल चक्र अपनाने से। जैसे हम लोग अनाज के बाद दाल, दाल के बाद तिलहन फसलों को लगाते हैं तो हम अपने घर की सभी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति खुद से कर लेंगे। दूसरा क्या है, कीट नियंत्रण। अभी बताए हैं कोई खास कीट होते हैं जो खास फसल को प्रभावित करते हैं। यदि उसी फसल को बार बार हम लोग खेतों में लगाएं तो वो कीट को क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा। वो कीट क्या होगा, उस फसल पर बार बार हावी हो जाएगा, जिससे फसल को ज़्यादा नुकसान होगा। यदि हम लोग फसल चेंज कर देंगे तो कीट को वो फसल, जिस फसल में वो उगता है, जिस फसल में उसकी उत्पादकता बढ़ती है, वो उसको नहीं मिलेगा और उसकी संख्या कम हो जाएगी, है ना, फसल चक्र अपनाने से। दूसरा क्या है, मृदा के सभी स्तरों से पोषक की खपत हो जाती है। फसल चक्र हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि गहरे और सतही जड़ वाले पौधे बारी बारी से लगाने चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो खेत है उसकी हर एक सतह से, है ना, पोषक तत्वों की खपत होगी। बार बार हम लोग सतही पौधे लगाते रहेंगे तो क्या होगा, केवल सतह से ही पोषक तत्वों की कमी होगी, है ना। उसके बाद क्या है, अगले फसल की तैयारी में विलंब नहीं। हम फसल चक्र जब अपनाते हैं तो प्लानिंग कर लेते हैं कि इस साल हमें गेहूं लगाना है तो अगले साल हमें मक्का लगाना है ना। हमें प्लानिंग नहीं करनी है, पहले से प्लानिंग किया हुआ है ना। जब पहले से प्लानिंग किया हुआ है तो हम पहले से तैयारी करके बैठे रहेंगे, हमको सोचना नहीं है कि अगले साल इसमें क्या लगाना है। फसल चक्र जब अपना रहे हैं तो हमने प्लानिंग कर लिया है कि इस साल गेहूं लगाएंगे तो अगले साल मक्का लगाएंगे, अगले साल धान लगाएंगे। तो पहले से ही प्लानिंग हो गई है, इसलिए उसकी तैयारी में कोई विलंब नहीं होती है। अगला, मृदा क्षरण रोकने में सहायक। जैसे हम लोग क्या होता है ना कि अभी पढ़े हैं कि गहरे जड़ वाले पौधे, तो जो गहरे जड़ वाले पौधे मिट्टी में लगाए जाएंगे तो मिट्टी के कटाव को क्या होगा, रोकेंगे, है ना, मिट्टी के कटाव को रोकेंगे। तो ऐसे बारी बारी से करने पर क्या होगा, मिट्टी के कटाव में भी कमी आएगी। ओके, तो यहां पर हम लोग देखें कि इस फसल चक्र से इतने सारे लाभ होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस फसल चक्र के ये फसल चक्र जो होता है कितने प्रकार का होता है ना। तो ये फसल चक्र टाइम पीरियड के आधार पर बांटा गया है। जैसे एक वर्षीय फसल चक्र, है ना, एक वर्षीय फसल चक्र। जैसे क्या किए, मक्का लगाए, मक्का के बाद क्या लगा दीजिए, धान लगा दीजिए, या मक्का के बाद सरसों लगा दिए, है ना, एक वर्ष में ही चेंज करके। ठीक है, रबी और खरीफ है जो सीजनल फसल होते हैं। मक्का लगाए, मक्का के बाद क्या रबी फसल लगा दिए, सरसों लगा दिए, ठीक है ना, एक ही वर्ष में। द्विवर्षीय फसल चक्र, ठीक है, द्विवर्षीय फसल चक्र कितने दिनों का होता है, 2 वर्षों का होता है। और इसमें द्विवर्षीय फसल चक्र में हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे मक्का लगाएंगे, सरसों लगाएंगे, मक्का एक साल में मक्का लगा दिए, फिर सरसों लगा दिए, फिर गन्ना लगा दिए, उसके बाद मेथी लगा दिए, है ना। तो 2 वर्षों की ये अवधि होती है, ठीक है ना। और दोनों वर्षों का हम लोग प्लानिंग करके बैठे रहते हैं कि हमें इस साल में ये फसल लगाना है तो अगले साल में ये फसल लगाना है, ठीक है ना। उसी तरह से त्रिवर्षीय फसल चक्र है, 4 वर्षीय फसल चक्र है। 4 वर्षों की हम लोग प्लानिंग पहले से कर लेते हैं कि पहले वर्ष में हमें क्या लगाना है,
जूट लगाना है, दूसरे वर्ष में कोई तिपतिया लगा देना है फलीदार, ठीक है ना, 4 वर्षीय में। उसके बाद जौ लगा देना है, कोई अनाज की फसल लगा देना है। उसके बाद कोई जैसे शलजम कंद वाला फसल लगा देना है। तो ऐसे क्या होता है ना, ये 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय और 4 वर्षीय फसल चक्र हम लोग अपनाते हैं, है ना। जो 1 वर्षीय 1 वर्ष का प्लानिंग लेकर चलते हैं, 2 वर्षीय 2 वर्ष का प्लानिंग लेकर चलते हैं, 3 वर्षीय में 3 वर्ष का प्लानिंग करके चलते हैं, 4 वर्षीय में 4 वर्ष का प्लानिंग करके चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि फसल चक्र क्या होता है ना, क्यों इसे अपनाया जाता है, इसके अपनाने के पीछे कौन कौन से सिद्धांत हैं और इसके कौन कौन से लाभ हैं। हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।